Good evening, everyone. Thank you for joining me today. My name is Dr. Ikra Riazul Haq, and I am a pharmacist and graduated from the Ziauddin University. I am currently working as a head of quality assurance in the Usman Memorial Hospital, or as well as the oncology pharmacist in the Usman Memorial Hospitals, being a double responsibilities, and I'll be presenting on or today the emergency cases. So, or before we begin, can everyone see my screen and hear me clearly? क्या सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके। ओके। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे इमरजेंसी केसेस के हवाले से, और जो है हम जो है भी कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द चैट, एंड आई एड्रेस देम एट द एंड और ड्यूरिंग द सेशन। सो बेसिकली हमारा जो सेशन है आज का, वो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है कि हम अपने ऑन्कोलॉजी, अगर जो फार्मासिस्ट हैं, अगर वो ऑन्कोलॉजी की साइड पे या क्लिनिकल फार्मासिस्ट की साइड पे अगर वो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मैं उसको किस तरीके से जो है वो एंटरटेन करूं, या उनको मैं कैसे क्या गाइडलाइंस दूं। तो उस पे आज हम लोगों का सेशन होने वाला है, और आप लोग जो है वो फील फ्री क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे कि आप मतलब मेरी जर्नी क्या थी, और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगी, और हम जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें देखेंगे कि आज हम जो है वो जितना सीख सकते हैं अपने मतलब, अगर आप लोगों को लगता है कि हमने अभी तक जो है वो जो भी पढ़ा है वो हम प्रैक्टिकली नहीं करे, तो आप लोग उसको करना स्टार्ट कर दें कि हम उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। देखें, जो हम पढ़ रहे होते हैं वो जो प्रैक्टिकली जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। लाइक उसमें जो है वो 30 to 40% चांसेस होते हैं, जो हम जो थियोरेटिकल पढ़ रहे होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकली में भी वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो हम जो है वो उस चीज़ को हम हमारे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि हम उस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा परफॉर्म करें, या हम लोग उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा देखें कि हम उस चीज़ को फिर बहुत और ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकते हैं और उसको उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरफ या हॉस्पिटल की तरफ आना चाह रहा है, तो उसको जो है वो किस तरीके से अपने कैरियर को परस्यू करना चाहिए, और उसमें जो है वो और ज़्यादा एडवांसमेंट लानी चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो है वो हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। और इस पे एक और भी चीज़ होती है कि हमारे पास जो जो फार्मासिस्ट होते हैं, या तो वो कंपनी साइड जाना चाह रहे होते हैं या वो हॉस्पिटल सेटिंग की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेजोरिटी होती है वो कंपनी साइड ज़्यादा प्रिफर कर रही होती है कि वहाँ पर जो है वो जो है वो आपकी ग्रो अच्छी हो रही होती है, या फिर आपके जो चांसेस हैं आगे बढ़ने के कैरियर से रिलेटेड वो भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और उसमें भी एक तरह का ही काम हो रहा होता है। लाइक अगर आप क्यूसी में हैं या क्यूए में हैं या आर एंड डी के अंदर हैं, या आप जो है वो किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की साइड पर हैं, तो उसमें जो है वो फर्दर कोई एक तरह से कोई इंटरवेंशंस नहीं करवा रहे होते कंपनीज वाले। मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक रिसर्च टाइप होता है कि वो आप इसमें एक रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ जो वो इनोवेशंस आए या उसमें कुछ इंटरवेंशन जो है वो आप लोगों को दिखें। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपके इसके साथ जो है वो एक ही तरह का जो है वो वर्क जो है वो चल रहा होता है, जिसके भी आप पे हम जो है वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते। हमारा जो लिमिटेशन जो होती है हमारे माइंड से रिलेटेड, वो उसी तक जो है वो लिमिटेड रहती है। ठीक है। तो लेकिन जो आप जब हॉस्पिटल केसेस में आएंगे या हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट केसेस मिलेंगे, आपको डिफरेंट लोगों से आप बातचीत करना लगेंगे, क्योंकि हर हर एक पेशेंट एक जैसा नहीं होता। वो हर हर उसकी जो है वो डिजीजेस जो है, डायग्नोसिस हो गई, उसके सिम्टम्स हो गए, साइन एंड सिम्टम्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वो वेरीड कर रहे होते हैं पेशेंट टू पेशेंट। तो उसमें आपको जो है वो किस तरीके से पेशेंट को डील करना है, आपकी उसमें क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, या आपकी जो है वो क्या उसके अंदर कोलैबोरेशन होनी चाहिए, हेल्थ केयर मेंबर से आप किस तरीके से बात करेंगे, आप
वो अपना क्या इनिशिएटिव देना है, आपको अपना कितना जो है वो आपको अपनी जो है वो एक तरह से आपको अपने, अगर आपको ये लग रहा है कि आप जो सही बोल रहे हैं तो आपको उसको किस तरीके से मनवाना है, या आप पेशेंट तक उसको कैसे पहुंचाएंगे, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कैसे जो है वो इंडल्ज रहेंगे, तो ये हम सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि हम जो है वो हमारा जो इंडस्ट्री लेवल और हॉस्पिटल की सेटिंग्स में क्या होना चाहिए। तो मैं कैसे आई हॉस्पिटल सेटिंग में, और मेरा क्या जो है वो इंटरेस्ट था, तो वो हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज का एक हमारे पास एक इमरजेंसी केसेस के हवाले से एक हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट इज द इमरजेंसी केसेस इन द हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशंस। So basically, the emergency department, also known as the emergency room or ER, is a critical part of a hospital where patients' life, for the patients with urgent or life-threatening conditions, receive immediate medical care. इसमें हमारे पास जो पेशेंट को जो पेशेंट की जो क्रिटिकल एक तरह से सिनेरियो होता है, उसको हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो रही होती हैं पेशेंट की, इमरजेंसी केसेस में जो पेशेंट आ रहा होता है। ठीक है, अब वो जो है वो पेशेंट जो है वो किसी भी साइन एंड सिम्टम्स के साथ आ रहा है। अगर वो कोई बच्चा है तो उसकी जो है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के साथ आ रहा होता है, या उसको जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा होता है पेशेंट, या फिर किसी का जो है वो आरटीओ होता है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो उस वो ईआर में जो है वो आ रहे होते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा जो एजिड पेशेंट होते हैं, जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन कोमोबिडिटीज़ होती हैं, लाइक हाइपर टेंशन होता है, उसको बीपी, सॉरी हाइपर टेंशन होता है, उसके अंदर शुगर इन्वॉल्व होती हैं, किसी को एसेंशियल होता है, किसी को हाइपरटेंशन, या किसी को सेकेंडरी भी हो सकता है। तो इसमें जो है वो रिलाई कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो करंट डायग्नोसिस होती है वो आपके कोमॉर्बिडिटीज से जो है वो मैच ही कर रही होती है। ठीक है, तो उसमें जो है वो हमारे पास वो डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। ईआर जो है हमारा एक तरह से कह लें कि हमारा एक फ्रंट डोर है हॉस्पिटल का। ईआर में ही पेशेंट आएगा, और ईआर के थ्रू ही पेशेंट को अगर हमें एडमिट करने की नीड होगी तो वो एडमिट किया जाएगा। और कहाँ से किया जाएगा, वो ईआर के थ्रू ही पेशेंट जो है वो एडमिट किया जाएगा। 95 to 98% जो पॉसिबिलिटीज होती हैं एडमिशन की, वो ईआर के थ्रू ही हो रही होती हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से जो है वो डायरेक्ट 2 to 3% ही जो है वो पेशेंट जो है वो इन पेशेंट आ रहा होता है हमारे पास। क्योंकि जो इमरजेंसी केसेस होता है, हम वहीं पर ही जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि आइदर कि हम पेशेंट को जो है वो डिस्चार्ज कर दें, या फिर हमने उसको 2 से 3 दिन तक के लिए या फर्दर मोर डेज के लिए हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अब आइदर वो जो है वो आईसीयू जाता है पेशेंट, या फिर जो है वो हमारे पास वार्ड्स में जाता है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो है वो हम चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ की फीचर्स होते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। एक तो 24/7 ऑपरेशन सिस्टम होता है, और एक ट्राइज सिस्टम होता है हमारे पास जो है वो एक तरह से इसमें एक तो 24/7 आपको पता है कि जो है वो इमरजेंसी होती है, क्योंकि इमरजेंसी नाम ही 24/7 का है, तो वो ओवरऑल दी टाइम चल रही होती है। क्योंकि हमारे पास ट्राइज सिस्टम होता है जिसमें पेशेंट्स की जब अराइवल होती है ना, तब तो हम उसमें डिसाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि आइदर उसका C1 होना चाहिए, C2, या फिर C3। then their condition depend on the diagnosis, and their condition depend on the first come or the first serve basis। तो इसमें जो है वो चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं कि हम जो है वो कब क्या पेशेंट को जो है हमने कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती है। हम अभी एक केसेस समरी जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम उसको किस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ इमरजेंसी ट्रीटेड जो है वो हम जो है वो इमरजेंसी के अंदर हम ट्रीट कर रहे होते हैं, लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीवियर इंजरीज और एक्सीडेंट, जो कि मैंने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की एग्जांपल दी, और सडन इंटेंस पेन और ब्लीडिंग। तो इसके अंदर जो है वो हम जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजेस ऑफ जो ट्रीटमेंट्स होती हैं इमरजेंसीज के अंदर, हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर जो हमारे पास स्टाफ इंक्लूड होता है वो इमरजेंसी फिजिशियंस भी इंक्लूड होते हैं, ऑन कॉल हमारे पास कंसल्टेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ होता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, सर्जन्स भी होते हैं ऑन कॉल इफ़ नीडेड। सर्जन एंड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो ऑन कॉल होते हैं इफ़ नीडेड। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज ऑफन द फर्स्ट point of contact for critical patients before being admitted to the hospital or referred elsewhere। तो इसमें
जो है वो हम ईआर में डिसाइड करते हैं, या तो अगर हमारे पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लाइक अगर एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है और उसमें जो है वो आपको जो है वो पेशेंट की जो है वो हमें ईईजी करवाना है, या फिर हमें पेशेंट को ट्रोपोनिन करवाना है, या उसकी कार्डियक थोड़े मैटर्स हैं, तो हम उसको जो है वो रेफर आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हम रेफर आउट कर देते हैं किसी और हॉस्पिटल में। लेकिन हमारा जो ऑन कॉल जो है वो डॉक्टर होता है, ऑन कॉल रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो होता है, वो उस हॉस्पिटल में जो है वो पहले से उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए वहां पर, कि वो हमारा एक पेशेंट आ रहा है और उसकी ये सारी हिस्ट्री है और उसकी करंट जो है वो मेडिकल कंडीशन ये है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन है या कोलैबोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो इसमें हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और इसमें हम पेशेंट की जो हमारी जो पेशेंट की नेग्लिजेंसी हो जाती है हमसे कभी कभी, तो उसको हम लोग जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो है वो हमारे पास कुछ जो मैंने C1 एंड C2 की बात की, तो C1 के अंदर जो है वो एक इमीडिएट रिसस्किटेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर जो पेशेंट आएगा उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ होगा, उसकी जो पल्स है वो काफ़ी बढ़ी हुई होगी, और उसके अंदर जो उसका सेचुरेशन रेट है वो भी ड्रॉप हुआ हुआ होगा। और अगर पेशेंट जो है वो बीपी उसकी कोमॉर्बिडिटी है तो उसका बीपी अराइज होगा। तो वो जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं, तो उसमें हम C1 जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशंस हो सकती हैं, एयरवे सीवियर एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मेजर ट्रॉमा हो सकता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग और एनाफाइलेक्सिस और सीजर्स के जो सिचुएशंस होती हैं वो हम C1 में डील कर रहे होते हैं। तो वो जो है वो डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो डिसाइड करता है कि इस पेशेंट का क्या हम लोगों ने बनाना है, C1 C2 या C3। तो ये C1 C2 C3 जो है वो ट्रायल सिस्टम की जो है वो लेवल है। ठीक है, अच्छा, और जो हमारा जो इसके अंदर जो है वो हमें अर्जेंट रेस्पॉन्ड करना होता है विद इन द सेकेंड्स और अप टू अ फ्यू मिनट्स। इससे मोर देन हम लोगों को जो है वो रिलायबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, हमारे पास जो C2 है, C2 में हमारे पास जो है वो हाई रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन तो होगा, पर वो जो पेशेंट है वो स्टेबल होगा। लाइक अगर उसको फ्लू है या फिर वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया तो हम उसको नेबुलाइजेशन करवाएंगे, या फिर वो किसी पेन के साथ आया तो हम उसको पेन किलर दे सकते हैं। बट पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल नहीं होता, वो स्टेबल होता है। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आप ले लें कि चेस्ट पेन के साथ आया है, या स्ट्रोक सिम्टम्स के साथ आया है, या कोई उसको एस्थमा का अटैक हुआ है और उसकी एस्थमा की जो है वो कोमोर्बिडिटी भी मौजूद थी। तो उस हवाले से जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं, और इसका जो रेस्पॉन्ड है हमें विद इन द 15 मिनट्स को हमने करना होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो C2 की जो कैटेगरीज जो है वो मैंने आप लोगों को बताएं कि अंदर चेस्ट पेन हो गया, ब्लीडिंग्स वगैरह हो गई, तो वो हम लोग जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और C3 के अंदर हमारे पास जो है वो एक तरह से मतलब इसमें स्टेबल होता है, कोई भी अर्जेंसी नहीं हो रही होती है पेशेंट की। लाइक उसको अगर जो है वो इन्फ्यूजन्स लगाना, इन्फ्यूजन के लिए पेशेंट आया है, या फिर वो कोई सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए आया है, या किसी भी फर्दर वो सिर्फ इन्फ्यूजन के लिए आया है, या ड्रिप्स के लिए आया, ड्रिप्स जो है वो बेसिकली जो होती हैं वो उसके लिए आया है पेशेंट, या इंजेक्शन के लिए आया है, तो वो हम जो है वो लगवा सकते हैं। और उसके लिए C3 की नीड होती है, लाइक आईवी, उसकी जो एग्जांपल है लाइक आईवी फ्लूइड्स हो गई, स्पेशल जो कंसल्टेशन अगर बेसिकली होती हैं, या कुछ एक्सरे हो गया, CT हो गया, तो उसके उस पे जो आता है वो फिर हम C3 पर जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, और ये विद इन अ 30 मिनट्स और विद इन अ 60 मिनट्स जो है वो हो जाता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल नहीं होता है कि आपको उसी टाइम लिमिटेशन के अंदर आपको वो चीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ इमरजेंसी केसेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इमरजेंसी केसेस हमारे पास जो है एक एक दो चार एक इमरजेंसी केसेस हैं। उसमें हमारे पास एक केस समरी है कि एक 26 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था, नॉन कोमॉर्बिडिटीज थी, उसकी कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, देन प्रेजेंट टू ER विद द राइट फ्लैंक पेन सिंस मॉर्निंग एसोसिएटेड विद द वॉमिटिंग, सिमिलर एपिसोड रिपोर्टेड 2 years ago, एंड नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, ट्रॉमा, यूरिनरी सिम्टम्स और अदर सिस्टमिक कंप्लेंट्स।
तो इसमें एक पेशेंट हमारे पास आया है और ये सब इसको चीज़ें हो रही हैं, और जो इसको जो अभी सिम्टम्स आ रहे हैं वो इसने रिपोर्ट किए थे 2 साल पहले। तो अब इसको अभी जो इसकी कंडीशंस हो रही हैं तो वो ये हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा कुछ कुछ मैं आपको इससे पहले बताती हूँ। हमारे पास सोप नोट्स कहलाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, जो कि हम पेशेंट को जो है वो पेशेंट के जब हम आता है तो हम आई केयर सिस्टम हमारा है एक हॉस्पिटल के अंदर। तो हम उस पे जो है वो देख रहे होते हैं कि सब्जेक्टिव में हम जो है वो पेशेंट की कंडीशन, या पेशेंट जब आ रहा होता है तो उसकी कंडीशंस वगैरह को लिख रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री लिख रहे होते हैं। और ऑब्जेक्टिव के अंदर हम वाइटल साइंस लिखते हैं, लाइक उसका जो बीपी है, इस पेशेंट का जो बीपी था वो 117/76 था, पल्स 80/80 पर मिनट थी, SpO2 उसका जो सेचुरेशन रेट था वो 99% था ऑन रूम एयर, टेम्परेचर एफेब्राइल था, मतलब उसको कोई टेम्परेचर नहीं था, कोई उसको फीवर नहीं था। और GCS होता है ग्लासगो कोमा स्केल, जो हम लोग पेशेंट के एक तो मोटर और सेंसरी जो रिफ्लेक्शन होते हैं बेसिकली, कि वो अपने हाथ ठीक से हिला रहा है, या आप उसको कुछ आप उसको जो है वो बता रहे हैं, या वो सुन भी ठीक से रहा है, या उसको वो देख सही रहा है, तो ये उससे रिलेटेड होता है। तो उसको ग्लास को कोमा स्केल बोलते हैं, और उसका जो रेट होता है वो 15 होता है। तो 15/15 का रेशो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये सब चीज़ें उसको देखना होती हैं। अच्छा, उसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन थी, जब डॉक्टर ने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की इस पेशेंट की जो राइट फ्लैंक पेन के साथ आया था, तो उसमें उसके अंदर कोई जो है वो कोई भी, ना तो पेशेंट को एडीमा था, ना ही किसी तरह की कोई और कहीं और जो है वो पेन्स की कंप्लेन थी, बट उसको जो है वो लाइक फ्लैंक पेन हो रहा था। जब उसकी सिस्टम है, और जो हमारे जो फिजिकल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक एग्जामिनेशन जो है वो डिफरेंट होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप एब्डोमिनल पे जो है वो आप हाथ रख के उस पे देख सकते हैं कि ये जो है वो टेंडर तो नहीं है, या उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अगर आप हाथ भी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो उसको भी जो है वो टेंडरनेस में भी वो आ रहा होता है कि वो टेंडरनेस तो नहीं है। और सिस्टमिक एग्जामिनेशंस के अंदर आपके जो है वो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आ रहे होते हैं, कि रेस्पिरेटरी के अंदर आपकी नॉर्मल नॉर्मल ब्रेथ और ब्रेथ साउंड्स हैं, ट्रेकिया जो है वो आपका नॉर्मल है, और कार्डियोवैस्कुलर्स के अंदर आपके जो हार्ट रेट्स वगैरह हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास जो राइट फ्लैंक पेन के साथ जो पेशेंट आया, तो उसको जब हमने ER मैनेजमेंट दी थी, तो इसमें हमने एक तो मेटाकोलॉन का इंजेक्शन लगाया, ट्रामाडोल का इंजेक्शन लगाया, रिंगल लैक्टेट दी, क्योंकि हमारे पास जब फ्लैंक पेन होता है तो उसको नोजिया और वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो पोटेशियम लेवल है या सोडियम लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से हमने जो है वो पेशेंट को रिंगल लैक्टेट दिया। ट्रामाडोल जो है वो हमने उसको ट्रामाडोल हमने उसको जो है वो एक तरह से उसका पेन रिलीव करने के लिए दिया था। और मेटाकोलोन एक ड्रग होती है, इंजेक्शन होता है, जो कि हम उसको नोजिया और वॉमिटिंग में दे रहे होते हैं। और अगर पेन बहुत ही ज़्यादा होता है तो हम उसको इंजेक्शन नैल्ब्यूफिन देते हैं, जो किन्स के नेम से आता है, 2 cc डाइल्यूटेड करते हैं, एंड देन फिर हम उसको लगा देते हैं पेशेंट को। तो इसमें ये, और फिर इसमें हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करवाई। हमने जो है वो मैनेजमेंट तो कर दी, बट उसकी कुछ जो है वो टेस्ट भी करवाए, लाइक हमने उसका CBC, UCE, यूरिन यूरिन DR, मतलब यूरिन की डिटेल्ड रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड उसका करवाया। तो उसमें जो है वो हमारे पास जो फाइंड आउट हुई वो चीज़, जो डायग्नोसिस हमारे फाइंड हुए, तो उसको रीनल कॉलिक था और यूरेट्रिक स्टोन था, जो कि उसको पेन दे रहा था। तो जो हमारी डायग्नोसिस आई, तो हमने पेशेंट को पहले हमने देखना है, सबसे पहले उसकी चीज़ों को देखना है, उसको जो है वो सेटल डाउन करना है, ठीक है। तब हम जो है फिर उसके टेस्ट जो है वो इजीली ले सकते हैं। जब वो पेशेंट सेटल डाउन ही नहीं होगा तो हम उसके जो है वो ब्लड टेस्ट कैसे विदड्रॉ करेंगे, या फिर पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा तो हम उसकी जो है वो असेसमेंट या मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो उस पे फिर जब डायग्नोसिस हुई तो वो फिर पेशेंट जो है वो रीनल कॉलिक और यहाँ पे यूरिट्रिक स्टोन उसके डेवलप हुए हुए थे, जिसका फिर ऑपरेशन या PCNL जो है वो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी होती है, तो उसके बिहाफ पे फिर हम जो है उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो उसका जो प्लान था हमारे पास, फिर उसको जो है वो एक हमने डेट दे दी कि भाई आप जो है वो इस कंसल्टेंट के से पहले हमने रिव्यू करवाया, और कंसल्टेंट जो कहते हैं कि आप इस डेट को जो है वो दे दें, ये डेट दे दें कि इसकी जो है वो
पेशेंट की जो वो होगी, जो ऑपरेशन होगा तो उसका ये डेट है। और फिर फर्दर अगर उसको प्लान करना है तो फिर उसकी हमने मॉनिटर करना है, वाइटल्स को मॉनिटर करना होगा, पेन को मॉनिटर करना होगा कि ज़्यादा सीवियर की तरफ तो नहीं जा रहा, उसके सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा वर्सन तो नहीं कंडीशन में जा रहे। तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंक्लूड हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी तक अगर किसी का इमरजेंसी केसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और फर्दर मोर अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास किसी भी ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए, तो हम उसकी जो है वो ब्लीडिंग सबसे पहले कंट्रोल करेंगे, या फिर जो है वो हम उसको जो है वो पहले उसकी मैनेजमेंट करेंगे, देन उसके जो है हम लोग टेस्ट वगैरह करवाएंगे, और जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगी वो हम उसका जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक और जो है वो हमारे पास एक और केस आया था पेशेंट का ईआर के अंदर, कि वो एक पेशेंट था, वो हाइड्रोसिफेलस था सिंस बर्थ। पेशेंट हाइड्रोसिफेलस था, एंड अकॉर्डिंग टू द अटेंडेंट पेशेंट हैज हैड on and off seizure since birth and is on regular medication but currently non compliant। एक पेशेंट था जो जब जब वो पैदा हुआ था तो उसकी वो हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन के अंदर था, जिसके अंदर वो जो ब्रेन का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर उसमें जो है वो सीजर्स की कंडीशन या उसको फिट्स पड़ते थे पेशेंट को, और वो ऑन एंड ऑफ होता था। और जो है और कभी कभी जो है वो जब वो पेशेंट जब ईआर में आया तो उससे पहले उसको 1 घंटा पहले जो है उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ और फिट्स पड़े, और फिर जो है वो ऑन गोइंग रहा। तो देन फिर जो है वो पेशेंट को जो है वो हम हॉस्पिटल जो है वो लेकर आए, हॉस्पिटल लेकर आए पेशेंट को, और फिर जो है वो हॉस्पिटल जब लेकर आए पेशेंट को तो हमने उसकी जो है वो मैनेजमेंट की, उसको जो है वो सीजर फिट्स वगैरह के लिए जो है वो मैनेजमेंट दी। सेप्ट्राक्सोन हम लोग देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ कंडीशंस, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन दिस कंडीशन। सो हमने उसको जो है वो देखा, पहले उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें जो है वो प्रिफर करके या उसकी ट्रीटमेंट करके हम लोग ये लगा सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास एक ईआर मैनेजमेंट के अंदर वेलियम है, इंजेक्शन वेलियम, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, तो वो हम लोग जो है वो दे सकते हैं। ठीक, और फिर हमने जब इसकी इन्वेस्टिगेशंस करी, मीन्स उसकी जो लैब्स वगैरह करवाई, तो उसका सीटी स्कैन भी करवाया हमने, उसकी सीबीसी यूसीई करवाया, ताकि अगर हमें पता चल सके कि इसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, अच्छा खतीजा मारूक ने क्वेश्चन पूछा है कि टू स्केल्स दैट यू वर टॉकिंग अबाउट इट, what were that scales? GCS, yes, GCS is the Glasgow comma scales। ये स्केल होता है, बेसिकली ये पैरामीटर होता है हर पेशेंट के साथ, हर पेशेंट के, या वो ईआर में हो या वो आपके इन पेशेंट हो, वार्ड में मौजूद हो, तो उस पे हम लोग जो है वो जीसीएस हम लोग करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, या हमारे जैसे कि क्या कहते हैं कि आप जो है वो अ, आप बैठे हुए हो, आपको कोई कुछ दिखा रहा है, आप वो कॉन्शियस हो पेशेंट, उससे उसको लेके वो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होता है, तो वो उसके बिहाफ पे जो है वो हम लोग उसको चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसमें आई ओपनिंग हो गई, वर्बल रेस्पॉन्स हो गया, मोटर रेस्पॉन्स हो गया, तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आई ओपनिंग में क्या आप देख रहे होते हैं, हाउ इजिली द पेशेंट्स आई ओपन टू स्टिमुलाई। अगर आप पेशेंट को कुछ दिखा रहे हो तो वो उसकी जो आई मूवमेंट है वो ठीक हो भी रही है या नहीं हो रही है। और वर्बल रेस्पॉन्स में हमारे पास वो होता है कि द क्लैरिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द पेशेंट स्पीच, के वो जब आप उससे बात कर रहे हो तो वो आपको कितनी जल्दी रेस्पॉन्ड कर रहा है, और उसको बोलने में कोई जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये होता है वर्बल रेस्पॉन्स मीन्स वी, और आई ओपनिंग मीन्स ई। और मोटर रेस्पॉन्स में क्या होता है कि वर्ड ऑफ द पेशेंट्स एबिलिटी टू मूव देयर लिम्स एंड फॉलो द कमांड्स, कि आप पेशेंट को बता रहे हो कि आप इस तरफ हाथ हिलाओ या उस तरफ
पाँव हिलाओ, या आप अपना जो है वो अपना सर इधर उधर हिलाओ, तो वो आपकी बात को समझ रहा है और सुन रहा है, और वो जो है वो मूवमेंट भी कर रहा है। तो वो जो है वो मोटर रेस्पॉन्स कहलाती है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आई आई ओपनिंग के 5 मार्क्स होते हैं, आप ये समझ लें। वर्बल रेस्पॉन्स के भी 5 होते हैं और मोटर रेस्पॉन्स के भी 5 होते हैं। तो इन सबको मिला के 15 होते हैं, तो हम उसमें से रेटिंग्स जो है वो दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर अगर फर्दर अगर किसी को कुछ पूछना है, या खतीजा आपको कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो उसका जो जीसीएस है, उसका जो जीसीएस है वो फुल नल नहीं होगा। वो जो है वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्ड जरूर कर रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा सीवियर पेशेंट होगा तो फिर उसका जो रेस्पॉन्ड है वो नल हो सकता है। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट का बिल्कुल ही रेस्पॉन्ड नहीं होगा, या उसकी जो है वो आई मूवमेंट नहीं हो पा रही होगी, लेकिन वो लिम्स वगैरह या फिर जो आपकी जो मोटर मूवमेंट है, या वो सुन सुन जरूर सक रहा होगा। तो उसमें से जो ये जो पार्ट है ये हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है वो जीसीएस जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकता। तो इसके बिहाफ पे हमारे पास जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस पेशेंट का, और कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, ये बहुत ही मजे की बात है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पेन में होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा उसकी जो डायग्नोसिस है वो क्रिटिकल होती है, लेकिन वो पेशेंट बहुत कॉन्शियस होते हैं। इवन आईसीयू के पेशेंट बहुत कॉन्शियस होते हैं, उसका जीसीएस रेट स्केल ही 15/15 का, फिर 14/15 का आ रहा होता है। तो ये जो है वो पेशेंट पे वेरी कर रहा होता है कि वो अपनी उसकी जो एक लिमिटेशन होती है, या उसको सहने की जो एक सह रहा होता है वो पेशेंट, तो उसकी जो है हर किसी की जो क्या बोलते हैं कि कैपेबिलिटी होती है, वो जो है वो वेरी कर रही होती है। तो ये पेशेंट पे ही जो है वो डिपेंडेबल होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। टेस्ट इंक्लूडेड इन व्हाट केसेस? मतलब कौन सा केस हो तो टेस्ट हम इंक्लूड, टेस्ट तो हमें करवाने ही होते हैं। आइदर वो जो है वो पेशेंट C2 या C3 में ना आए, C2 में भी हम करवाते हैं, लेकिन जो हमें जो टेस्ट इंक्लूड्स होते हैं वो हम करवाते ही हैं पेशेंट के, कि हम उसमें इसमें सीबीसी करवाते हैं। अगर पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसकी सीबीसी जरूर करवाएंगे, कि उसका हमें रेट पता चले कि उसमें एचबी कितना रह गया और उसके टीएलसी और प्लेटलेट्स वगैरह कितने रह गए। तो उसमें हमें टेस्ट जो है वो होते ही हैं हमारे पास। तो ये टेस्ट होता है। और normal people can do affected patient and until the paramedic arrives। नहीं, मैं ये क्वेश्चन आपका समझी नहीं। देखें, अगर नॉर्मल पीपल वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अफेक्टेड किस लिहाज से हो सकता है? अगर उसका एसओबी हो रहा हो, या फिर जो है वो किसी कंडीशन हो रहा होता है। अगर किसी को सीपीआर आता है तो वो सीपीआर कर सकता है पेशेंट का, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ डिफरेंट कम्युनिटीज अब आ गई हैं, ये अब जो है वो सीपीआर करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेकिन जो बहुत ही ज्यादा लेमेन आदमी होगा या नॉर्मल पीपल्स होंगे, तो वो पर पेशेंट टू पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बस एक इमरजेंसी के अंदर जो है वो पेशेंट को जो है वो ला रहा होता है हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन जो पैरामीटर का स्टाफ ही हमने जो है वो ईआर में इसलिए रखा है, ताकि हम जो है वो एब्रप्टली जो है वो पेशेंट की जो है उसकी जो कंडीशन है उसको जो है वो एंटरटेन करें, या पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए फौरन से उसकी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सहर सोहेल, आप शायद लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने आपको C1 एंड C2 सॉरी सबको बता दिया था, लेकिन मैं आप फिर से बता देती हूँ। C1 की जो कंडीशन होती है वो इमीडिएट रिसस्किटेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर जो है वो बहुत ही सीवियर पेशेंट आते हैं, लाइक बहुत ही उसका जो जीसीएस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, और बहुत ही सीवियर पेशेंट होते हैं, लाइक उनकी जो सेचुरेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो इसमें हम लोग C1 रिक्वायर्ड करते हैं, और C2 के अंदर हम पेशेंट जो है वो स्टेबल होता है। और इसके अंदर जो है वो हमने
पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट देनी होती है। लाइक अगर कोई पेशेंट किसी रिएक्शन की वजह से आया है, या फिर उसको कोई जो है वो चोट लग गई है, या फिर वो डिफरेंट क्या क्या कहते हैं कि उसको एनीमिक है वो, या फिर जो है वो उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, तो वो इसमें जो है वो चीज़ें इसमें C2 में वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन पेशेंट स्टेबल होता है, और इसके अंदर हमें 15 to 20 मिनट्स में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट हमें देनी होती है। अगर उसको एक्सीडेंट या हाँ, एक्सीडेंट में अगर उसकी कोई ब्लीडिंग हो रही होती है, तो आप उसकी जगह पर जो है वो एक साफ सा कपड़ा बांध दें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। पॉसिबल ये है कि अगर आपके पास कोई हैंडकरचीफ, रुमाल वगैरह है, या फिर कुछ ऐसा कपड़ा है, तो आप उसके जो है वो उसको जितना हो सके ना, आप उस पेशेंट की जो इंजरी वाली साइड है, आप उसको जितना हो सके उसको, उसकी ब्लीडिंग को आप स्टॉप करें उस कपड़े से रिलेटेड। क्योंकि आप कुछ हो तो नहीं सकता ना, तो कोई कॉटन वगैरह या वो उस चीज से रिलेटेड, लेकिन जितना हो सके आप जो है वो उस चीज को दबाएं, उस इंजर्ड पार्ट को दबाएं, ताकि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो सके जब तक आप जो है वो हॉस्पिटल अराइव नहीं कर जाते। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ कैरियर इन ऑन्कोलॉजी फार्मेसी? यस, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी कि मैंने ऑन्कोलॉजी फार्मेसी के अंदर जो है वो अपना कैरियर क्यों स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैं यहाँ काम कर रही हूँ, उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ बेसिकली क्वालिटी डिपार्टमेंट भी है, और यहाँ पर ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट भी इंक्लूड होता है, मींस के एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डे केयर सिस्टम्स है। डे केयर से सिस्टम से जो है वो एक आप लोगों को बताती हूँ कि लाइक इसमें जो है वो डेज डिसाइडेड होते हैं, मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे। तो उसके में उसमें जो है वो आप चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हो कि आपने उसको पेशेंट को कैसे जो है वो डील करना है, पेशेंट को पेशेंट की जो भी जो क्वेश्चनिंग होती है उसको कैसे एड्रेस करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें एक इंस्पिरेशन का ये था कि मुझे जो है वो कंपनी साइड नहीं जाना था, मुझे रोज वही वही काम नहीं करना था, मुझे जो है वो कुछ हटके करना था काम। मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि बीइंग अ डॉक्टर, के बीइंग अ ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट, कि हमारा क्या रोल बनता है। तो व्हाट इंस्पायर्ड, मतलब एक तरह से इंस्पिरेशन जो है वो मेरी जो है वो इस तरफ आई, वो ये थी। लेकिन मेरी जो मैनेजमेंट साइड है वो भी ज़्यादा स्किल्स जो है वो अच्छी हैं, लेकिन जो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है वो मैं खुद से, मतलब आप जो है ना डिसीजन ले सकते हो। लाइक आप उसकी पेशेंट की रिपोर्ट्स को देखते हुए, पेशेंट की जो है वो वाइटली वो पेशेंट स्टेबल है या नहीं है, क्लिनिकली स्टेबल है या नहीं है, तो आप उसमें जो है वो डिसीजंस ले सकते हो। उसके अंदर आप जो है वो किसी की जो है वो नीड नहीं होती, आप मतलब कि आपको जो है वो सेकंड करे। ठीक है, तो आप उसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। आप एज अ जो है वो फार्मासिस्ट आप चीज़ें उसको देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो उसको कैरियर आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग की तरफ जा सकता है, कि अगर आप जो है वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, और अगर आपको जो है वो चीज़ें आपकी उसमें समझ में आ रही हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि आप जो है वो पेशेंट की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है पेशेंट के साथ, आप उस पेशेंट को जो है वो डायरेक्टली डील कर रहे होते हो। तो उसके हवाले से जो है इसमें हमारे पास जो है वो पेशेंट के हवाले से जो है वो काफ़ी, मतलब आपकी जो से ज़्यादा जो डिटेलिंग जो है ना, आपकी जो चीज़ है क्लिनिकल से रिलेटेड, तो वो आपकी जो स्किल्स है ना वो डेवलप होते हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो अपने कैरियर को एज अ ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और अभी तक मैं कर रही हूँ, और अभी तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो